वेलकम फ्रेंड्स, सोनू मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो आज हम ह्यूमिडिटी पढ़ेंगे यानी कि आर्द्रता। तो आर्द्रता क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इससे जुड़े पीटी और मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इससे जुड़े पीटी और मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये क्लाइमेटोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे टेम्परेचर और जो बादल और वर्षा है, कोहरा है, ये सब चीज़ें डिफाइन होती हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे और सबसे बड़ी बात कि हम आराम आराम से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे, क्योंकि जल्दीबाजी में कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है। तो अगर आपको पूरी डिटेल्स में इसको लिखना सीखना है, पूरे इसके पीटी और मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप इस लेक्चर से जुड़े रहिए। क्योंकि अगर आप इससे जुड़े रहेंगे तो आप 100% इससे जुड़े पीटी और मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, तो इत्मीनान से पढ़ेंगे। तो एक जानने वाली बात है कि जो हम ह्यूमिडिटी पढ़ने वाले हैं वो कहीं बीकर के अंदर नहीं पढ़ने वाले। हम ह्यूमिडिटी जो पढ़ने वाले हैं वो हम वायुमंडल के अंदर पढ़ेंगे। तो वायुमंडल के अंदर ह्यूमिडिटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमिडिटी है क्या, यानी आर्द्रता है क्या? तो दोस्तों, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा ही आर्द्रता है। तो आर्द्रता को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि जो वायु में उपस्थित जलवाष्प होता है उसकी मात्रा ही आर्द्रता या ह्यूमिडिटी है, जो कि वो चिपचिपी सी महसूस होती है हमें कई बार वायुमंडल में, तो वही आर्द्रता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब सबसे बड़ी चीज़ कि आर्द्रता कितने प्रकार की होती हैं। तो आर्द्रता 3 प्रकार की होती हैं: निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। इंग्लिश में इसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो तीनों प्रकार की आर्द्रता को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले नंबर की आर्द्रता को, निरपेक्ष आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा ही आर्द्रता है। तो इसको हम फॉर्मूले से देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे जो दिख रहा है फॉर्मूला आपको, AH यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इक्वल टू जल वाष्प की मात्रा अपॉन वायु का आयतन। तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये निरपेक्ष आर्द्रता हम किस में नापेंगे? तो ये ऊपर हो गया ग्राम, नीचे हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा निरपेक्ष आर्द्रता का। ठीक है, तो जो निरपेक्ष आर्द्रता है वो जल वाष्प की मात्रा के प्रोपोर्शनल, और निरपेक्ष आर्द्रता आयतन की जो होता है वायु का, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये चीज़ हमने देखी यहाँ पे फॉर्मूले से। तो हम एक चीज़ देखते हैं कि जो निरपेक्ष आर्द्रता है वो जब हम जल वाष्प की मात्रा कांस्टेंट रखते हैं तब भी बदल रही है, और जल वाष्प की मात्रा कांस्टेंट ना रख के आयतन की मात्रा कांस्टेंट रखते हैं तो भी बदल रही है। तो अब दोनों टर्म में ये बदल रही है, तो इससे हम कैसे नापेंगे? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कैसे नापेंगे? तो मुश्किल हो गया। तो अब इसको सरल बनाने के लिए इस विधि को हटा दिया गया, उपयुक्त विधि नहीं मानी गई। इसकी जगह जो स्पेसिफिक हीट है उसकी संकल्पना सामने आई और उसको एक नया मानक दिया गया, जिसकी वजह से आराम से आप आर्द्रता माप सकते हैं या ह्यूमिडिटी मान सकते हैं। तो निरपेक्ष आर्द्रता तो इतनी थी। ठीक है, अब इसको और अच्छे से जो किया वो स्पेसिफिक हीट ने डिफाइन किया अच्छे से ह्यूमिडिटी को। तो उसको भी हम देखते हैं। तो ये तो पता ही चल गया आपको कि जो वाष्प की मात्रा है वो कांस्टेंट होने पर आर्द्रता में परिवर्तन होता है, इसलिए आयतन मापन की विधि जो है सही नहीं है। ठीक है, तो विशिष्ट आर्द्रता हम पढ़ेंगे। तो विशिष्ट आर्द्रता हम किस चीज़ में मापेंगे? तो ये होगी ग्राम पर केजी में। तो इसमें विशिष्ट आर्द्रता में क्या खासियत है? तो इसकी खासियत ये है कि विशिष्ट आर्द्रता हम 1000 ग्राम वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को मापेंगे। तो जो जल वाष्प की मात्रा है उसको हम किस में माप रहे हैं? 1000 ग्राम वायु में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों जगह मास ले लिया। अब एक चीज़ देखने वाली है कि आयतन क्यों बदल रहा था यहाँ पे, और आयतन मापन की विधि सही क्यों नहीं है? क्योंकि जब वायु का अवरोहण होता था, तो मैंने आपको बताया कि जब वायु का अवरोहण होता है तो वायु क्या होती है? फैलती है। तो फैलती है तो इसका क्या आयतन बढ़ता है या आयतन बदलता है। तो जब इसका आयतन बदलेगा तो उस समय पे हम जब विशिष्ट आर्द्रता मापेंगे तो वो दिक्कत हो जाएगा। नॉर्मल जगह पे जो विशिष्ट आर्द्रता निरपेक्ष आर्द्रता मापेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो नॉर्मल जगह पे निरपेक्ष आर्द्रता मापना कठिन हो जाता है, और विशिष्ट आर्द्रता हम हर जगह पर नाप सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और है कि विशिष्ट आर्द्रता का क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू बनता है।
तो एक चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी कि जो विशिष्ट आर्द्रता है वो जल वाष्प की मात्रा से सीधा संबंध रखती है। मतलब कि जिस प्रकार जल वाष्प की मात्रा बढ़ेगी उसी तरीके से विशिष्ट आर्द्रता बढ़ेगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे जो जो नीचे वाला टर्म है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक डिफिनेशन दे दी है 1000 ग्राम वायु। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। और दूसरी बात कि विशिष्ट आर्द्रता का संबंध उस क्षेत्र में होने वाली वर्षा की मात्रा या कोहरे की सघनता से है। ठीक है, क्योंकि उस क्षेत्र में जितनी वर्षा होनी है, जितना कोहरा रखना है, उसकी जो सघनता है, मतलब कि कितना घना होगा कितना कम घना होगा, इन चीज़ों का रिलेशन विशिष्ट आर्द्रता से है। ठीक है, और सीधा सा रिलेशन है, मतलब जिस तरीके से विशिष्ट आर्द्रता बढ़ेगी उसी तरीके से क्या कोहरे की मात्रा या कोहरे की मात्रा या वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। तो ये चीज़ हमने डिफाइन कर ली। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्ष आर्द्रता। तो सापेक्ष आर्द्रता का सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो होती है वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा। ठीक है, तो वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, ठीक है, वाष्प, ठीक है, की मात्रा आपको समझ जाएगा। और नीचे इसके होता है वायु के द्वारा जल वाष्प को धारण करने की क्षमता। वायु के द्वारा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप, यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं लिखूंगा। जल वाष्प को धारण करने की क्षमता। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो जो वायु में जो जल वाष्प की मात्रा, उपस्थित जल वाष्प की मात्रा और यहाँ पे कितना धारण कर सकता है, इन चीज़ों को संबंध करता है। कैसे करता है कि जितनी वायु में जल वाष्प की मात्रा है वो उसके मतलब अनुपात में जो वायु जिस मात्रा को जल वाष्प की धारण कर सकता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे प्रोपोर्शनल होगी? जल वाष्प की मात्रा से। और क्षमता जब हम कांस्टेंट रखेंगे तब। ठीक है, जब क्षमता कांस्टेंट कर दी तो जल वाष्प की मात्रा से रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रोपोर्शनल रिलेशन रखेगी। तो जल ग्रहण करने की क्षमता प्रोपोर्शनल रहेगा वायु के तापमान से। तो जितना वायु का तापमान बढ़ेगा उतना ही जल ग्रहण करने की क्षमता वायु की बढ़ेगी। तो सबसे बड़ी चीज़ कि जिस तरीके से वायु का तापमान घटेगा, तो ये आप मतलब वायु का तापमान घटेगा तो जो जल ग्रहण करने की क्षमता क्या है वो भी घटेगी। तो जब जल ग्रहण करने की वायु की क्षमता घटेगी, समझिएगा, जब जल ग्रहण करने की वायु की क्षमता घटेगी तो वायु में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या होगी? वो बढ़ेगी। तो वो बढ़ेगी इस तरीके से। हम बढ़ने से क्या होगा? तो जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाएगी, तो सापेक्ष आर्द्रता का सीधा संबंध कोहरा या बादल बनने के लिए अनुकूलन दशाएं से है। तो जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी अधिक रहती है तभी कोहरा, बादल और वर्षा होने के चांस रहते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि बारिश करने के लिए, समझिए आप इधर से चलिए, बारिश करने के लिए आपको क्या चाहिए? रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा करने के लिए आपको या तो जल वाष्प की मात्रा अधिक रखना चाहिए, ठीक है, या जो जल वाष्प को ग्रहण करने की क्षमता है वो क्या रखना चाहिए? वो कम रखना चाहिए। ठीक है, तो जब क्षमता कम रखेंगे तो क्षमता कैसे कम रखेंगे? तापमान कम रख कर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेशन है। तो जब तापमान कम रहेगा तो इसकी क्षमता क्या रहेगी? कम रहेगी। और जब क्षमता कम रहेगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी अधिकतम रहेगी, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वायु का तापमान, जब जल वाष्प की मात्रा कांस्टेंट है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या हो जाएगी? बारिश या संघनन। ठीक है, संघनन होगा, बारिश होगा, कोहरा बनेगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो इनके लिए हम देखते हैं कि किस तरह से एक फिगर बनाएंगे और इन चीज़ों को देखेंगे। हाँ, तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा है वायु का तापमान। ठीक है, वायु का तापमान, जल वाष्प की मात्रा और जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जब 20 डिग्री सेल्सियस वायु का तापमान है
तो क्या है जलवाष्प यहाँ पे हमने सब जगह कांस्टेंट मानना है, जलवाष्प की मात्रा है, ठीक है। तो 25 ग्राम जलवाष्प की मात्रा है, ठीक है। तो एक चीज़ और है कि वो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, जलवाष्प की मात्रा, ठीक है, वायुमंडल में वाष्प की मात्रा यहाँ पे लिख नहीं पा रहे हैं, और अपॉन जल ग्रहण करने की, जलवाष्प को धारण करने की क्षमता इंटू 100, ठीक है। क्योंकि ये परसेंटेज में नापते हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे परसेंटेज में रिलेटिव ह्यूमिडिटी आती है। मैंने अभी आपको इसलिए बताया था कि आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते, इसलिए अभी परसेंट वाला फंडा मैंने आपको बाद में बताया, क्योंकि ये परसेंट में मापा जाता है। परसेंट में नहीं मापेंगे तो ये किस में नापेंगे, फिर डेसिमल्स में नाप लेंगे, ठीक है। तो इसलिए परसेंटेज में ही नाप लेते हैं इसको, इससे आसान पड़ता है। तो जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता इस समय कितनी है, 100 ग्राम ये जल वाष्प को ग्रहण कर सकता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, 25/100 इंटू 100, तो कितनी हो गई, 25 हो गई, ठीक है। ये हो गई ना 25 इंटू 100, ये परसेंटेज के लिए, और ये 100 क्षमता नीचे रखी और जल वाष्प की मात्रा ऊपर रखी, ठीक है। तो ऐसे ही जब 10 डिग्री सेल्सियस है तापमान, तो 25 ग्राम जल वाष्प की मात्रा और 50 ग्राम क्या है, जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप निकाल लीजिएगा, जल वाष्प की मात्रा अपॉन जल वाष्प को धारण करने की क्षमता इंटू 100, तो 50% आ जाएगी। जब 5 डिग्री सेल्सियस है तो जल वाष्प की मात्रा क्या है, जल वाष्प की मात्रा 25 है, ये दिख रही है ना आपको, 25 ग्राम, और जल वाष्प धारण करने की क्षमता भी 25 ग्राम है, दोनों है। तो 25/100 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, एक मतलब यहाँ पे जल वाष्प की मात्रा 25/25, जल ग्रहण करने की क्षमता इंटू 100, तो 100 ही तो बचेगा। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गई, 100। तो जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 हो जाएगी तो वायु क्या हो जाएगी, संतृप्त। तो जब वायु संतृप्त हो जाएगी, एयर सेचुरेशन हो जाएगा, तब शुरू होगी बादल बनने की प्रक्रिया, या जब शुरू होगी, सबसे पहले वायु संतृप्त होगी तो संघनन होगा, जब संघनन होगा तो बादल बनेगा, और बादल बनेगा तो जल बूंद या हिमकण बनेंगे। और हिमकण कब बनेंगे, जब जो उष्णांक बिंदु है, उष्णांक बिंदु क्या है 5 डिग्री, जहाँ पे वायु संतृप्त हो रही है, मान के चला कि 5 डिग्री सेल्सियस पे वायु संतृप्त हो रही है, तो वायु उष्णांक बिंदु है। अगर यही उष्णांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे तो इसको हिमांक बिंदु कहते हैं, और यही जब 0 डिग्री से ऊपर रहे तो उष्णांक बिंदु कहते हैं, मतलब कि ओस वाला बिंदु। तो इससे क्या होगा, कोहरा बनेगा, या यहाँ पे वायु संतृप्त हो गई तो संघनन होगा तो जल बूंदे बनेंगे, इससे हिमकण बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार कोहरा और बादल बनने के चांस होते हैं। देखो जो जमीन के पास होता है तो ये कोहरा कहलाता है, जब आसमान में ऊपर होता है तो इसको हम बादल कह देते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं किस तरीके से ज़मीन के पास होता है, किस तरीके से ज़मीन के दूर होता है। तो चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ठंडों का मौसम है, ठंडों में ही तो कोहरा बनता है, हमने देखा कोहरा। तो अब इससे हम डिफाइन करेंगे, ठंडों में वायु क्या होती है, गर्म, और अर्थ क्या होती है, ठंडी, ठीक है। तो जब वायु गर्म है, अर्थ ठंडी है, क्योंकि सीधी रेज यहाँ पे पड़ नहीं रही है, सीधी रेज पृथ्वी पर पड़ नहीं रही है ठंडों में, मतलब जिस एरिया में भी ठंड पड़ रही है। तो यहाँ पे जो वायु का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अर्थ का कम होगा, तो वायु कहाँ पे टेम्परेचर किस तरफ ट्रांसफ़र होगा, अर्थ की तरफ टेम्परेचर ट्रांसफर होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, डायबैटिक कूलिंग, जो कि शांत वायुमंडल में हो रही है। तो इससे सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो तापमान है, जैसे ही तापमान घटेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वायु क्या हो जाएगी, संतृप्त। वायु संतृप्त होगी तो इसका क्या, संघनन होगा और कोहरा बनेगा, और कोहरा बनने से मतलब बादल बनेगा पहले, तो फिर बादल को ही कोहरा कह देंगे जो ज़मीन के पास बन रहा है, क्योंकि ज़मीन के पास बन रहा है तो ये बादल ही कोहरा कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ज़मीन के दूर जब बनेगा तो बादल होगा, किस तरह से वर्षा कराएगा मैं आपको। और जो यहाँ पे हम कोहरा देखते हैं वो ओस के रूप में दिखेगा, वो एरोजोल्स या धूल के कण होते हैं, इसकी वजह से वो वाइट दिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब एक चीज़ और देखेंगे
कि किस तरह से ऊपर यानी एटमॉस्फेयर में ऊपरी जो जगह है वहाँ पे किस तरह से बादल बनते हैं और किस तरीके से वर्षा होती है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि देखो, सबसे पहले तो 25 ग्राम जो था जलवाष्प की मात्रा, सबसे नीचे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था जो, उस पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी थी 25%। फिर ऊपर गए तो क्या हो रही है, जैसे जैसे वायु ऊपर जाएगी गर्म वायु तो ठंडी होने लगेगी वो, और उसका जो क्या बोलते आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ेगा तो जो निरपेक्ष आर्द्रता मापने की विधि है वो खराब हो जाएगी। तो सापेक्ष आर्द्रता से ही काम चलाएंगे। और लेकिन यहाँ पे हम अनुकूल दशाएं देख रहे हैं बादल या संघनन होने की। तो अनुकूल दशाएं के लिए तो हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखनी पड़ेगी। तो ऊपर जाएंगे तो 25 ग्राम वायु रहेगी, लेकिन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो तापमान में कमी आने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो गई 50%। और इसके बाद और ऊपर जाने पर क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 हो जाएगी, क्योंकि 25/25 × 100 ये पता चलेगा, क्योंकि जल ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, जल ग्रहण करने की क्षमता भी 25 बची और जल वाष्प की मात्रा भी 25 है, तो 25/25 × 100, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो गई 100%। तो जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी तो वायु क्या हो जाएगी संतृप्त, और वायु संतृप्त होगी तो संतृप्त होने के बाद संघनन होगा, मतलब कि कंडेंसेशन, कण पास में आ जाएंगे। जब कंडेंसेशन होगा तो ये बादल के रूप में दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे धूल के कण इकट्ठे हो जाएंगे कंडेंसेशन के साथ, और बहुत सारी बादल हो जाएगा, तो और फिर बादल के रूप में वर्षा होगी। और अगर यह जो कंडेंसेशन हो रहा है यहाँ पे अगर तापमान यहाँ तक पहुँचते 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे हो गया तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस मान लो, अगर 0 से नीचे हो गया तो यही ओले या हिमकण के रूप में बरसेगा जो पानी है। और अगर 0 डिग्री से ऊपर रहा 5 डिग्री 4 डिग्री तो क्या ये बारिश की बूंदों के रूप में बरसेगा। तो 0 डिग्री से नीचे जब ड्यू पॉइंट बनता है तो उसको हिमांक बिंदु कहते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया था। तो मेरे ख्याल से जो आर्द्रता का टॉपिक था कंप्लीट हो गया है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आई होप आपको मेरा जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।